तो बेटा आज हम शुरू कर रहे हैं अपना नया चैप्टर, चैप्टर नंबर 6, थर्मोडायनेमिक्स। ये भी फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है, थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, देखिए बेटा, थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या होता है। थर्म का मीनिंग होता है हीट और डायनामिक का मतलब होता है इन मोशन। तो थर्मोडायनामिक का मतलब हुआ हीट इन मोशन, हीट इन मोशन। ठीक है, थर्म मीन्स हुआ बेटा हीट और डायनामिक मतलब हुआ मोशन। तो थर्मोडायनामिक क्या होती है? हीट इन मोशन। अब आगे ये कह रहा है जो थर्मोडायनामिक्स है इसमें हम पढ़ते क्या है, इसमें हम स्टडी करेंगे एनर्जी एंड इट्स इंटर कन्वर्जन। बेटा टाइम पे आया करो ना बच्चे, मैं बैडमिंटन करती रहूं आप लोगों को। तो ये क्या करता है? इट डील्स विद द एनर्जी, it deals with the energy and interconversion. It deals with the energy and interconversion between भाई पढ़ाने नहीं दोगे, अब इतनी लेट आते हो क्लास में। It deals with the energy and interconversion between its ये बेटा म्यूट कर लो। तो मैं क्या करूंगा यार पापा? अभिषेक बेटा आपको पता नहीं है क्या? नया बच्चा है ना ये। It deals with the energy and interconversion between its various units, ठीक है। ये सब इसमें स्टडी किया जाएगा, पढ़ेंगे इस चैप्टर में हम। जो भी एनर्जी की फॉर्म है, जो उनके बीच में इंटरकन्वर्जन है और जो उनकी अलग अलग यूनिट्स है, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक्स में। ठीक है, तो आज हम कुछ बेसिक बातें हैं इस चैप्टर की, वो करेंगे। अब सभी को मैंने म्यूट कर दिया, कोई डाउट हो तो बता देना बाद में। सबसे पहले सिस्टम, हम आज कुछ डेफिनेशन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो पहली डेफिनेशन है हमारी सिस्टम की। सिस्टम क्या होता है? एनीथिंग रियल इन द यूनिवर्स, एनीथिंग रियल इन द यूनिवर्स, या आप कह सकते हो द पार्ट ऑफ यूनिवर्स which remains under investigation। मतलब यूनिवर्स का वो पार्ट जिसकी हम स्टडी करते हैं, जिसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, उसे हम बोलते हैं बेटा सिस्टम। एनीथिंग रियल इन द यूनिवर्स। उसके बाद है बेटा नेक्स्ट सराउंडिंग। सिस्टम के बाद है सराउंडिंग। तो सराउंडिंग क्या होता है बेटा? सराउंडिंग है एवरीथिंग excluding system, everything excluding system। मतलब बेटा सिस्टम को छोड़ के जो बाकी आपका पूरा पार्ट यूनिवर्स का बचा, उसको हम क्या बोलते हैं? सराउंडिंग। जिस पार्ट की हमें स्टडी करना है वो सिस्टम है, उसको छोड़ के जो बाकी आपका सारा पार्ट बचा वो आपका क्या है? सराउंडिंग है। तो यहां से कंक्लूजन ये आया कि जो सिस्टम और सराउंडिंग है, सिस्टम प्लस सराउंडिंग, इन दोनों से क्या बनता है? यूनिवर्स। सिस्टम एंड सराउंडिंग से क्या बनती है बेटा? पूरी यूनिवर्स बनती है। ठीक है, आज हम बस कॉमन टॉपिक्स करेंगे यहाँ पे, सिर्फ बेसिक बातें स्टार्टिंग में कर रहे हैं इस चैप्टर की, थर्मोडायनामिक्स की। तो इतना आपका हो गया होगा।
इसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। इतना पार्ट छोड़ दिया, किसी का रहता हो तो लिख ले बेटा। अब आगे है बाउंड्री लेयर। नेक्स्ट है आपका बाउंड्री लेयर। तो बाउंड्री लेयर का क्या काम है बेटा? ये सेपरेट कर देती है सिस्टम को और सराउंडिंग को। ठीक है, बाउंड्री लेयर क्या करती है? इट सेपरेट सिस्टम एंड सराउंडिंग। ये सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट कर देती है, इसको हम बोलते हैं बाउंड्री। ठीक है, अब जो ये बाउंड्री लेयर आपकी है ये दो तरह की होती है। एक होती है फिक्स्ड, एक तो होती है फिक्स्ड लेयर, और एक आपकी होती है मोबाइल लेयर। बिल्कुल स्टेशनरी रहेगी, मूव नहीं करेगी। और एक लेयर कैसी होगी? मोबाइल लेयर होगी। ठीक है, और गैसेज के बीच में कोई बाउंड्री लेयर नहीं होती है, आपको पता है, क्योंकि गैसेज में हाई रेट होता है डिफ्यूजन का। तो बाउंड्री लेयर किसको सेपरेट करता है? सिस्टम एंड सराउंडिंग को सेपरेट करता है। और बाउंड्री लेयर आपकी दो तरह की होती है, फिक्स्ड लेयर एंड मोबाइल लेयर। इसके बाद बेटा आगे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सिस्टम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ सिस्टम। तो जो हमारा सिस्टम है वो तीन तरह का होता है, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। तो सबसे पहले है ओपन सिस्टम। सिस्टम की फर्स्ट टाइप क्या है? ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम में क्या होता है? वेयर एक्सचेंज ऑफ बोथ heat and matter takes place. Where exchange of both heat and matter takes place. जहां पर हीट बेटा एनर्जी का ट्रांसफर भी हो और साथ में मैटर का ट्रांसफर भी हो, उसे हम बोलते हैं ओपन सिस्टम। उसे हम कहते हैं ओपन सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल टी प्लेस्ड इन एन ओपन वेसल। ठीक है बेटा, हमने चाय बना के और एक उसके खुले बर्तन में रख दिया, तो कुछ देर के बाद क्या है? चाय ठंडी भी हो जाएगी। हीट का ट्रांसफर कहाँ से कहाँ होता है? गर्म से ठंडे की तरफ। तो हमने गर्म चाय बना के खुले कंटेनर में रख दी, चाय कुछ देर के बाद क्या है? ठंडी हो जाएगी, तो हीट का ट्रांसफर तो हो गया। अब उसे आप एज इट इज रखे रखोगे तो बेटा 5-7 घंटे में, 1 घंटे में, या बेटा 1 दिन में क्या होगा? उसकी थोड़ी बहुत वॉल्यूम भी कम हो जाएगी, क्योंकि चाय को आपने खुला रखा हुआ था। या बेटा गर्म पानी करके आप रख दो, पानी अपने आप ठंडा हो जाएगा। और वो पानी अगर एक बर्तन में रखा ही रहा 3-4 दिन तक, तो धीरे धीरे उसका सारा पानी सूख जाएगा, उसका जो मैटर है वो भी कम हो जाएगा। तो जहाँ पे दोनों चीजों का एक्सचेंज होता हो, हीट का भी और मैटर का भी, उसे हम क्या बोलते हैं? ओपन सिस्टम कहते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो बेटा नेक्स्ट सेकंड है हमारा ओपन सिस्टम के बाद सेकंड इज क्लोज सिस्टम। सेकंड क्या है बेटा? क्लोज सिस्टम है। ठीक है, क्लोज सिस्टम में क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ एनर्जी का एक्सचेंज होगा, मैटर का एक्सचेंज नहीं होगा। क्लोज सिस्टम में क्या होगा बेटा? ओनली एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, ओनली एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, नॉट मैटर। बेटा सिर्फ यहाँ पे एनर्जी का एक्सचेंज होगा, मैटर का एक्सचेंज नहीं होगा, उसे हम बोलते हैं क्लोज सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल टी प्लेस्ड इन ए क्लोज्ड वेसल। टी प्लेस्ड इन ए क्लोज्ड वेसल। बेटा हमने चाय बनाई, उसे बना के ढक के रख दिया, तो वो ठंडी तो अब भी होगी, कुछ देर के बाद हीट का ट्रांसफर तो होगा, लेकिन वो 2 दिन रखी रहेगी तो भी उसका जो मैटर का ट्रांसफर है वो नहीं होगा, उसकी वॉल्यूम एज इट इज रहेगी। तो यहाँ पे सिर्फ किसका ट्रांसफर हुआ? एनर्जी का ट्रांसफर हुआ, मैटर का ट्रांसफर नहीं हुआ। तो इसको हम बोलते हैं क्लोज सिस्टम। कहीं डाउट हो तो प्लीज रेज योर हैंड। उसके बाद बेटा थर्ड आप देखिए, थर्ड है हमारा, थर्ड इज आइसोलेटेड सिस्टम। बेटा थर्ड हमारा क्या है? आइसोलेटेड सिस्टम है।
बेटा इसमें क्या होगा, ना तो यहाँ पे एनर्जी का एक्सचेंज होगा, ना ही यहाँ पे मैटर का एक्सचेंज होगा। तो आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होगा, नीदर एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, नीदर एक्सचेंज ऑफ एनर्जी नॉर मैटर, नो मैटर। ना तो यहाँ पे एनर्जी का एक्सचेंज होगा और ना ही यहाँ पे मैटर का एक्सचेंज होगा, उसको हम बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल टी प्लेस्ड इन ए, एग्जाम्पल हुआ टी प्लेस्ड इन ए थर्मस फ्लास्क। एग्जाम्पल क्या हुआ, टी प्लेस्ड इन ए थर्मस फ्लास्क। बेटा अगर हमने चाय को थर्मस फ्लास्क में रखा है, तो हमें पता है बेटा आजकल तो बड़ी अच्छी अच्छी बोटल्स आती है, थर्मस बोतल। अगर हमने उसमें गर्म चाय डाली है तो वो चाय गर्म ही रहेगी, पर बेटा एक लिमिट होती है ना उनकी भी, 24 घंटे तक ही गर्म रखेगा या 48 घंटे तक गर्म रखेगा, ऐसा ही होता है उन बोटल्स के अंदर भी। तो वो भी गर्म तो रखती है कुछ 1 दिन तक 2 दिन तक, या ठंडे को ठंडा ही रखेगी, क्योंकि वो एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होने देती अंदर से बाहर, बाहर से अंदर। लेकिन उसकी भी एक लिमिट है, 1 दिन हुआ 2 दिन हुआ, उसके बाद तो वो भी ठंडा होगा, या उसमें ठंडा डाल तो भी गर्म हो जाएगा। मतलब कोई भी सिस्टम जो है वो आज तक परफेक्टली इंसुलेटेड नहीं है, परफेक्टली आइसोलेटेड वॉल हम नहीं बना सकते, लेकिन कुछ घंटे के लिए, कुछ दिन के लिए हम उसको आइसोलेट कर सकते हैं। तो ना तो यहाँ पे एनर्जी का ट्रांसफर होता है, ना ही यहाँ पे मैटर का ट्रांसफर होता है। फॉर एग्जाम्पल आपका हो गया टी प्लेस्ड इन ए थर्मस फ्लास्क। ये बेटा एप्लीकेबल है कुछ घंटों के लिए, 24 घंटे 48 घंटों के लिए, उसके बाद ये कंसेप्ट फेल हो जाता है। तो आप कहेंगे कोई भी परफेक्टली, तो इसमें क्या कहेंगे आप, नो परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम इज पॉसिबल, नो परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम इज पॉसिबल। ऐसा कोई सिस्टम है ही नहीं जो परफेक्टली आइसोलेटेड हो, ठीक है। नो परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम इज पॉसिबल। चलिए अभी इससे आगे का करते हैं। आज हरिओम बच्चा नहीं है, नहीं है, ठीक है। अभिषेक आया था, ओके। चलिए आगे करते हैं बेटा। इसके बाद अब हम, ये हो गया होगा आप लोगों का। तो ये 3 तरह के सिस्टम आपके होते हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। इसके बाद आप आगे देखिए, नेक्स्ट है हमारा, सिर्फ कुछ बेटा बेसिक टर्म्स है वो हम डिस्कस कर रहे हैं सबसे पहले। नेक्स्ट हमारा है थर्मोडायनामिक वेरिएबल। थर्मोडायनामिक वेरिएबल, बेटा थर्मोडायनामिक वेरिएबल में क्या होता है, इसमें हम क्या पढ़ते हैं, तो इट एक्सप्लेन स्टेट ऑफ सिस्टम। तो आप क्या कहेंगे, विच एक्सप्लेन स्टेट ऑफ सिस्टम, जो सिस्टम की स्टेट को एक्सप्लेन करे, ठीक है। और जो बात करें टेम्परेचर के बारे में, स्टेट ऑफ सिस्टम में क्या आएगा, टेम्परेचर आ गया, वॉल्यूम आ गया, एंथैल्पी आ गया। तो आपके लिए ये नया कंसेप्ट है एंथैल्पी, हम आगे पढ़ेंगे एंथैल्पी क्या होती है। तो जो स्टेट ऑफ सिस्टम की बात करता हो, टेम्परेचर की, वॉल्यूम की, एंथैल्पी की, उसे ही हम बोलते हैं थर्मोडायनामिक वेरिएबल। उसे ही हम क्या कहेंगे, थर्मोडायनामिक वेरिएबल कहेंगे, ठीक है। तो इसके बाद देखिए नेक्स्ट, प्रोसेस क्या होता है, व्हाट इज थर्मोडायनामिक प्रोसेस। थर्मोडायनामिक प्रोसेस क्या होती है, तो अपना प्रोसेस में क्या आएगा, जब भी कोई सिस्टम है वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में गया, सॉलिड से लिक्विड में गया, सॉलिड से गैस में गया, लिक्विड से गैस में गया, तो कोई भी सिस्टम है, व्हेन ए सिस्टम, when a system goes from one state to another state, बेटा जब भी कोई सिस्टम है वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, थर्मोडायनामिक प्रोसेस बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड ए थर्मोडायनामिक प्रोसेस, व्हेन ए सिस्टम गोज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, ठीक है। तो इसके बाद है बेटा नेक्स्ट आपका साइक्लिक प्रोसेस। साइकिल क्या होती है,
ठीक है, तो ये आप लोगों को पता ही है। हाँ बेटा आयुष बोलो। आयुष ये वो की बात लिख रहा है मैम, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल बेटा वॉल्यूम के बाद नहीं आ सेकंड रहा, लाइन में। आप क्या बोल रहे हो बेटा, समझ में नहीं आ रहा। लिख लें आप, व्हेन ए सिस्टम गोज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। सेकंड लाइन में नहीं समझ में आ रहा बेटा, आप क्या कह रहे हो, आवाज साफ नहीं आ रही। लिख लो बस, व्हेन ए सिस्टम गोज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, उसको हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। और जो स्टेट ऑफ सिस्टम को एक्सप्लेन करता है उसको हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। इसके बाद बेटा साइकिल क्या होता है। ठीक है मैम। साइकिल बेटा दो तरह की होती है, एक होता है ओपन साइकिल और एक आपका होता है क्लोज साइकिल। ओपन साइकिल एंड क्लोज साइकिल। ओपन साइकिल में क्या होगा, जो इनिशियल और फाइनल स्टेट होती है ना वो अलग अलग होती है। ओपन साइकिल में क्या होता है, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट आर डिफरेंट। इनिशियल एंड फाइनल स्टेट आर डिफरेंट। लेकिन अगर मैं क्लोज साइकिल की बात करूंगी तो क्लोज साइकिल में क्या होगा, जो इनिशियल एंड फाइनल स्टेट है वो सेम होगी। Initial and final state remains same in the closed cycle and initial and final state remains different in the open cycle. इसका मतलब आप समझे बेटा, कोई भी एक प्रोसेस है वो इस पॉइंट ए से शुरू हुई, वो पॉइंट ए से बी पे गई, बी से सी पे गई। तो मान लिया ए इसका इनिशियल पॉइंट था और सी इसका फाइनल पॉइंट है। तो इस केस में क्या है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट आपका अलग अलग है। तो ये ओपन साइकिल का एग्जाम्पल हुआ। लेकिन मान लो कोई आपकी बेटा प्रोसेस है, पॉइंट ए से शुरू हुई, ए से बी पे गई, बी से सी पे आई, सी से डी पे आई, दोबारा डी से ए पे आ गई। तो स्टार्टिंग पॉइंट भी ए था और इसका फाइनल पॉइंट भी आपका क्या हुआ, ए ही हुआ। तो जहां पे इनिशियल और फाइनल पॉइंट आपका सेम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोज साइकिल बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोज साइकिल। और ओपन साइकिल में क्या है, जो आपकी इनिशियल और फाइनल स्टेट होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। ठीक है, इतना आप लोगों ने कर लिया होगा बेटा। तो अब इसके आगे देखिए, आप लोगों को अनम्यूट कर देती हूँ बेटा, डिस्टरबेंस मत करना। चलिए इसके बाद देखिए बेटा, आगे हमारा एक टॉपिक पूरा हुआ। अब हम एग्जांपल करेंगे थर्मोडायनामिक प्रोसेस के। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा थर्मोडायनामिक प्रोसेस। थर्मोडायनामिक प्रोसेस, यहाँ वन बाय वन हम सारी प्रोसेस पढ़ेंगे। तो सबसे पहली प्रोसेस है, ये आप लोगों को आता है, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस आपको पता है, आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, जब भी कोई प्रोसेस होती हो इनिशियल से फाइनल स्टेट में जाती हो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो आइसोथर्मल प्रोसेस है वो कब होती है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, इसके बाद बेटा सेकंड हम बात करते हैं, सेकंड हमारा है आइसोबैरिक प्रोसेस। आप लोगों ने ये पहले भी पढ़ा था। आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या कांस्टेंट रहेगा, यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगी, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। जो भी प्रोसेस आपकी होती है वॉल्यूम कांस्टेंट होने पर उसको बोलते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। और जो भी आपकी प्रोसेस हो जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो उसको बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। इसके बाद बेटा थर्ड आप लोग देखिए, आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है बेटा, ये यहाँ पे प्रेशर आएगा, आइसोबैरिक था ये, और इसमें क्या आएगा, वॉल्यूम एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो इसमें तो आपका T है कांस्टेंट, इसमें आपका P है कांस्टेंट, इसमें आपका V है कांस्टेंट। हो गया। अब देखो फोर्थ यहाँ पे है एडियाबैटिक प्रोसेस। फोर्थ क्या है बेटा, एडियाबैटिक प्रोसेस है।
तो एडियाबैटिक प्रोसेस में जो आपकी हीट है ना Q, वो आपका कांस्टेंट रहता है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होती है? जहां पर हीट का ट्रांसफर ना होता हो, ठीक है। नो एक्सचेंज ऑफ हीट टेक्स प्लेस, नो एक्सचेंज ऑफ हीट टेक्स प्लेस। जहां पर हीट आपकी कांस्टेंट रहे, हीट का कोई भी एक्सचेंज ना हो, उसको हम बोलते हैं बेटा एडियाबैटिक प्रोसेस। तो ये सब आप कर लेंगे बेटा। उसके बाद आगे करें। हाँ भाई, यहाँ तक का लिख लिया, रब कर दूं? यस मैम। ओके बेटा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हेडिंग डालो, स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो पहले हम बात करते हैं पाथ फंक्शन की। पाथ फंक्शन को वर्क फंक्शन भी बोलते हैं। बेटा ये चैप्टर आपका एज इट इज फिजिक्स में भी है, बता दूं मैं आपको, फिजिक्स में भी चैप्टर आएगा सेकंड वॉल्यूम में। लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री की थर्मो में थोड़ा सा फर्क है। फर्क क्या है? साइन कन्वेंशन का फर्क है। केमिस्ट्री में जो टर्म नेगेटिव होगी ना, फिजिक्स में वो पॉजिटिव होगी। वो सब आगे हम करेंगे, लेकिन चैप्टर ये आपका फिजिक्स में भी है सेकंड वॉल्यूम में। वहां पर आप पूरा चैप्टर पढ़ोगे थर्मोडायनेमिक का, लेकिन वहां पे साइन कन्वेंशन उल्टे होते हैं। तो पाथ फंक्शन और वर्क फंक्शन क्या होता है वो देखिए आप। इसमें क्या होगा, जो वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टीज है, वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी डिपेंड्स, वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन पाथ, वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन ए पाथ, ठीक है। एग्जाम्पल में हो गया वर्क एंड हीट। एग्जाम्पल में क्या आ गया बेटा? वर्क आ गया और हीट आ गया। वर्क एंड हीट में क्या है, जो वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी है वो पाथ पे डिपेंड करती है, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल में वर्क एंड हीट आ गया। वर्क बेटा पाथ फंक्शन पे डिपेंड करता है। कैसे? आपको बेटा मान लो मैं ये कहूँ कि अभी आप ग्राउंड फ्लोर पे खड़े हो और आपको 6th फ्लोर पे जाना है, तो उस पे जाने के दो तरीके हैं। एक तो आप बाय लिफ्ट जाओ, एक आप स्टेयर सीढ़ियों से होके जाओ। तो दोनों केस में काम अलग अलग होगा। अगर बेटा आप लोग सीढ़ियों से जा रहे हो तो काम आपने किया, ज्यादा काम करोगे। लेकिन अगर आप लिफ्ट से गए तो काम ज्यादा लिफ्ट ने किया, आपने तो कुछ काम किया ही नहीं। तो दोनों का इनिशियल और फाइनल पॉइंट तो सेम था। आपको ग्राउंड फ्लोर से कहाँ जाना था? 6th फ्लोर पे। लेकिन बाय स्टेयर्स गए, लंबा पाथ आपने चूज किया, तब तो वर्क भी ज्यादा होगा। लेकिन अगर आप लिफ्ट के थ्रू जा रहे हो तो आपने शॉर्टेस्ट पाथ चूज किया है, तो वर्क डन भी वहां पे कम हुआ, ठीक है। इसीलिए जो वर्क आपका है वो कैसा फंक्शन है? पाथ फंक्शन है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट आप देखिए स्टेट फंक्शन। नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या करेंगे? स्टेट फंक्शन करेंगे, ठीक है। स्टेट फंक्शन देखिए बेटा, स्टेट फंक्शन क्या होता है? इसमें जो वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी है वो डिपेंड करती है इनिशियल और फाइनल स्टेट पे, ना कि पाथ पे। वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन initial and final state. Value of property depends upon initial and final state, not on the path, not on the path. उसे पाथ से कोई मतलब नहीं है, ठीक, कैसे ही रिएक्शन पूरी हो। लेकिन जो वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टीज है वो आपकी इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है। मतलब काम चाहे कैसे हो, उसे कोई मतलब नहीं है। बस उसे मतलब है भाई हमें ग्राउंड फ्लोर से पहुंचना है 6th फ्लोर पे, चाहे कैसे पहुंचे उससे कोई मतलब नहीं है। तो वो प्रॉपर्टी जो सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेज पे डिपेंड करती है, जिनमें पाथ का कोई भी रोल नहीं होता, उसको हम बोलते हैं स्टेट फंक्शन, ठीक है। तो अब स्टेट फंक्शन के एग्जाम्पल क्या क्या है बेटा वो देखिए। स्टेट फंक्शन के एग्जाम्पल, पहला हुआ एंथैल्पी। अब ये सब मैं आगे आपको वन बाय वन पढ़ाऊंगी सारे।
फर्स्ट आपका होगा एंथैल्पी, दूसरा हुआ इंटरनल एनर्जी। पहला हुआ एंथैल्पी, दूसरा आपका क्या हो गया, इंटरनल एनर्जी हो गया। टेम्परेचर, एंट्रोपी, ठीक है, हीट कैपेसिटी, ये सब आपकी कैसी प्रॉपर्टीज है, ये सब बेटा आपके स्टेट फंक्शन है, मतलब ये डिपेंड करते हैं इनिशियल और फाइनल स्टेट में। इसका मतलब ये है बेटा इन सब के आगे ना डेल्टा लगेगा। एंथैल्पी का सिंबल होता है डेल्टा एच, इंटरनल एनर्जी हो गया डेल्टा यू, टेम्परेचर डेल्टा टी, एंट्रोपी डेल्टा एस, एस एंट्रोपी का सिंबल है। हीट कैपेसिटी, बेटा हीट कैपेसिटी को वैसे हम एच से लिखते हैं, एंथैल्पी वाली टर्म में होती है ये भी। तो इन सब के आगे डेल्टा लगेगा। लेकिन वर्क, वर्क का सिंबल होता है डब्ल्यू, हीट का सिंबल होता है क्यू, इनके आगे डेल्टा नहीं लगेगा। डेल्टा डब्ल्यू और डेल्टा क्यू नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वर्क है, हीट आपकी बेटा, वर्क और हीट है ना, इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता इनिशियल और फाइनल स्टेज का, ये तो सिर्फ पाथ देखती है। तो इनमें डेल्टा सिंबल का यूज नहीं होगा, बट इनमें डेल्टा सिंबल का यूज होगा। ठीक है, तो बताओ बेटा आपको यहाँ तक समझ में आ गया सबको? बोलो बेटा। Yes, ma'am. यहाँ तक नोट डाउन कर लिया? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, अब इसके आगे करते हैं। अभी तो स्टार्टिंग के टॉपिक ही चल रहे हैं, बेसिक बेसिक बातें कर रहे हैं हम सारी। इसके बाद नेक्स्ट आप देखिए, अगली हमारी टर्म है एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी, तो पहले आप लिखिए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 1 नंबर में इससे क्वेश्चन कंफर्म आता है, आप ये मान के चलिए। तो फर्स्ट हमारा है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है? द प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम, द property of system which dependent over mass of a system, which remains depend over mass of system, जो किस पे डिपेंड करती है? मास ऑफ सिस्टम पे। मतलब ये कह सकते हो which depends on the quantity of system, not on the nature of system। ये सिस्टम पे डिपेंड नहीं करती, सिस्टम का नेचर कैसा है, ये तो सिस्टम की क्वांटिटी, मास पे डिपेंड करती है। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो एक सिस्टम की क्वांटिटी, मास पे डिपेंड करता है, ना कि उसके नेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, ओके। फॉर एग्जाम्पल देखिए बेटा, फॉर एग्जाम्पल एंथैल्पी, फॉर एग्जाम्पल एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, फॉर एग्जाम्पल एंथैल्पी हुआ, इंटरनल एनर्जी हुआ बेटा, हीट कैपेसिटी, एंट्रोपी, हीट कैपेसिटी, अभी समझाऊंगी ये सब कैसे हुए, एंट्रोपी। और बेटा आगे इस चैप्टर में ना आप इन सभी को 1 बाय 1 पढ़ोगे, डिटेल टॉपिक आएंगे ये एंथैल्पी का, एंट्रोपी का, तो आगे हम ये सब पढ़ने वाले हैं। तो एंथैल्पी है, इंटरनल एनर्जी है, हीट कैपेसिटी है, एंट्रोपी आपका हुआ। ठीक है, इसके बाद गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, ये सब के सब आपके क्या होते हैं बेटा? ऑल ऑफ दीज आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ऑल ऑफ दीज आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब मैं आगे समझाऊंगी ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्यों है, क्योंकि ये सिर्फ मास ऑफ सिस्टम पे डिपेंड करती है, ना कि नेचर ऑफ सिस्टम पे डिपेंड करती है। इट डिपेंड ओनली ऑन मास ऑफ सिस्टम। इसके बाद बेटा नेक्स्ट, अभी क्या आप लोगों ने कर लिया होगा? तो नेक्स्ट अब हम करेंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अभी हमने किया एक्सटेंसिव, अभी हम करेंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है,
तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है? जो कि सिस्टम की क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती बल्कि उसके नेचर पे डिपेंड करती है। तो क्या कहोगे? इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है? द property of system which depends on the nature of system। बेटा सिस्टम की वो प्रॉपर्टी जो उसके नेचर पे डिपेंड करती है, नॉट ऑन द क्वांटिटी या मास ऑफ सिस्टम, नॉट ऑन द मास ऑफ ए सिस्टम। सिस्टम की वो प्रॉपर्टी जो सिर्फ उसके नेचर पे डिपेंड करती है, जिस पर क्वांटिटी का कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको हम बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब इसका एग्जांपल बेटा हम कैसे समझेंगे? देखिए, मान लो बेटा मेरे पास ये एक रूम है, पहले इसके एग्जांपल आप लिख लो। इसके एग्जांपल्स बेटा जैसे टेम्परेचर हुआ, प्रेशर हुआ, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी। ठीक है, उसके बाद बेटा हमारा हुआ मोलर एंथैल्पी, मोलर एंथैल्पी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। बेटा इस बार ये टॉपिक हमारा सिलेबस से हट गया, हीट कैपेसिटी का, ये हम नहीं करेंगे इस बार। कंसंट्रेशन, ये सब के सब आपके कैसे होते हैं? सिस्टम इंटेंसिव होते हैं। ये आपके सिस्टम कैसे होते हैं? इंटेंसिव। इसमें कंसंट्रेशन का मेन है, अभी समझाऊंगी क्यों इंटेंसिव हो जाता है। अब इस कंसेप्ट को समझाने के लिए पहले मुझे ये बताओ, आपने यहाँ तक का लिख लिया बेटा? Yes, sir. यस मैम। ओके बेटा, सबने लिख लिया ना? यस मैम। अब मैं इसको आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगी, सब बच्चे ध्यान से देखना। बेटा मान लीजिए मेरे पास ये एक रूम है और मैंने इस रूम को दो हिस्सों में बांट दिया। मैंने इस रूम को बेटा इक्वल टू पार्ट्स में बांट दिया। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर कुछ एक आपकी टर्म ली, जैसे कि मैंने प्रेशर लिया, वॉल्यूम ली, नंबर ऑफ मोल्स लिए, टी लिए। ठीक है, टी के बाद बेटा हमने एंथैल्पी ले ली, एच, एच होता है एंथैल्पी, एस एंट्रोपी ले लिया। ठीक है, एंट्रोपी हमने लिया, मास हमने लिया, एम। तो अब हमें ये देखना है, मैंने ये सब फैक्टर लिए बेटा। हमारे पास एक रूम है, अभी आप एक रूम में बैठे हो, अगर मैं उस रूम के 4 हिस्से कर दूं तो क्या उन चारों हिस्सों का टेम्परेचर अलग अलग हो जाएगा? बताओ बेटा, बोलो बेटा। अगर No. आप इस रूम में बैठे हो, अगर आप उस रूम के 4 हिस्से कर देते हो तो क्या उन 4 हिस्सों का टेम्परेचर अलग अलग हो जाएगा? नो मैम। यस मैम। टेम्परेचर तो सेम ही रहेगा, चाहे आप उसके 10 टुकड़े करो चाहे 1 टुकड़ा मत करो। तो क्या टेम्परेचर कम ज्यादा होगा? नहीं होगा। अगर दरवाजा खुला तो इनके दरवाजे साइड उसका हो जाएगा। नहीं बेटा, ऐसे कैसे होगा? टेम्परेचर जो है तो सेम रहेगा ना पूरे उसमें। ठीक है, ऐसे ही बेटा प्रेशर है, मान लो आपके रूम का प्रेशर फिलहाल है 180 है, तो बेशक आप उस रूम के 4 डिवीजन कर दो, प्रेशर तो उसका कितना रहेगा? 180 ही रहेगा। तो टेम्परेचर है, प्रेशर है, ये आपकी चेंज नहीं होते हैं जब तुम क्वांटिटी को कम या ज्यादा करते हो। लेकिन अगर आपने अपने रूम को 4 हिस्सों में बांट दिया तो उस रूम की वॉल्यूम कम हुई या नहीं? बताओ। Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. तो मैंने इस रूम को 2 हिस्सों में बांटा है, 2 हिस्सों में बांटने के बाद भी प्रेशर आधा नहीं होगा, दोनों हिस्सों में प्रेशर तो सेम रहेगा लेकिन वॉल्यूम आधी हो जाएगी। उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स आधे हो जाएंगे बिल्कुल। टेम्परेचर हाफ नहीं होगा, एंथैल्पी हाफ हो जाएगी, एंट्रोपी हाफ हो जाएगी। अब आपने फिलहाल पढ़ नहीं रखा ये एंथैल्पी एंट्रोपी ये सब क्या होते हैं। तो 2 चीजें, तो इनमें से जो जो आपका इक्वल पार्ट में बट गया है तो आधों पे तो फर्क पड़ा है क्वांटिटी का और आधों पे फर्क नहीं पड़ा। तो आप देखो इसमें प्रेशर है और टेम्परेचर है, इन पे क्वांटिटी का कोई फर्क नहीं पड़ा, ये दोनों आधे नहीं हुए। मतलब ये कैसी प्रॉपर्टी के एग्जांपल है? इंटेंसिव के।
ये किसके एग्जाम्पल है? इंटेंसिव की। मास भी आधा हो जाएगा, लेकिन जो बाकी ये सब बच गए, ये सब हाफ हाफ हो रहे हैं, तो ये सब कैसी प्रॉपर्टी के एग्जाम्पल है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के एग्जाम्पल है। फिर कंसंट्रेशन कैसे इंटेंसिव होगी? कंसंट्रेशन भी तो आधी होती है, तो बेटा मतलब समझो सभी, कंसंट्रेशन इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अभी अभी हमने पढ़ा, ठीक है, या कंसंट्रेशन को आप नंबर ऑफ